बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की के हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इस चीज़ का गारंटेड होता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से होना है, लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ किस तरह से काम करेंगी, वहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाना है, लोगों की ड्यूटीज़ कौन कौन सी होंगी। तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई होती हैं। अगर हम तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो तुर्की के अंदर आज तक जो है ना वो 4 कॉन्स्टिट्यूशंस लाए गए हैं मुख्तलिफ इंटरवल्स के बाद। कुछ में अमेंडमेंट्स की गई हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को ही जो है ना फुल्ली चेंज कर दिया जाता था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना लाया जाता था। तो सबसे पहला जो तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था वो लाया गया था 1921 में। 1921 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ़ंडामेंटल लॉ के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, फंडामेंटल लॉ के तौर पे इस्तेमाल होता था। और जो 1921 का कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था टर्की का, और वो बहुत शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। वो इतना शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी टोटली 23 आर्टिकल्स थे। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 23 आर्टिकल्स थे। और 1921 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक जो टर्की होगा वो यूनिकैमरल सिस्टम होगा। वहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम का मतलब ये है कि लेजिस्लेशन के लिए सिर्फ एक हाउस होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेशन होती है, जिसके अंदर आपका एक लोअर हाउस जिसे नेशनल असम्बली बोला जाता है और एक अपर हाउस आपका होता है जिसे हम सेनेट बोलते हैं। लेकिन टर्की के अंदर क्या था कि 1921 के अंदर उस वक़्त वहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम एक रखा गया था कि एक ही हाउस होगा जो कि कानून साजी करेगा। और 1921 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था कि सॉवरेनिटी जो थी वो बग़ैर जो है ना वो किसी भी जिस तरह से आप कह सकते हो कि किसी भी कंडीशन के वो बिलोंग्स टू पीपल थी। लोगों के पास सॉवरेनिटी थी कि वो जिसको भी मुंतखब करेंगे वही बंदा फिर जो है ना वहाँ पे हुकूमत करेगा। और ये 1921 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इलेक्शन हुआ था, या जिस तरह से जो है ना वो लोगों ने सॉवरेनिटी को यूज़ करते हुए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को अपना पहला प्रेसिडेंट बनाया था अपनी कंट्री का। उसके बाद 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। जो 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने 1921 के कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली रिप्लेस कर दिया। और ये जो 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये तुर्की की जो जीएनए जिसे ग्रैंड नेशनल असम्बली कहते हैं ये उसने रेटिफाई किया था, उसने बनाया था। और ये किससे इंस्पायर होकर बनाया था? फ्रांस और पोलैंड से। ठीक है, ये दो कंट्रीज़ हैं, दो स्टेट्स हैं फ्रांस और पोलैंड, ये उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और ये जो 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये तकरीबन 36 साल तक जो है ना तुर्की के अंदर ये काम करता रहा है। 1924 से लेकर 1961 तक, मेन के 1924 से लेकर 1961 तक ये जो था उनका कॉन्स्टिट्यूशन, 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन जो पास किया गया था ये तकरीबन 36 साल तक वर्किंग में रहा है। इसके अंदर 7 अमेंडमेंट्स की गई थी मुख्तलिफ इंटरवल्स में। उनमें सबसे पहले 1928 के अंदर जो है ना अमेंडमेंट की गई थी, और उस अमेंडमेंट के मुताबिक सेकुलरिज़म से रिलेटेड थी वो अमेंडमेंट। 1924 से पहले जो है ना 1928 से पहले तुर्की का जो स्टेट रिलीजन था वो इस्लाम था। लेकिन तब क्या किया गया था कि 1928 के अंदर वो स्टेट रिलीजन इस्लाम से हटा के तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया गया कि स्टेट का अब कोई मज़हब नहीं है। उसके बाद 1934 के अंदर एक जो है ना अमेंडमेंट की गई थी जिसमें वुमेंस को वोट देने का राइट दिया गया था, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट जो है ना उनको दिया गया था। और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहा है, आपको अभी बताया है कि 1961 तक। लेकिन ये कब, जब 1960 के अंदर मिलिट्री ने टेक ओवर किया था, और उसके साथ मिलिट्री के टेक ओवर करते साथ ही उन्होंने फिर जाहिर सी बात है कि तब तक इसको चलाना था जब तक कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते थे। तो ये 1961 तक जो है ना ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1924 वाला ये वर्किंग में रहा था। उसके बाद क्या होता है कि 1960 के अंदर मिलिट्री टेक ओवर करती है। 1961 के अंदर मिलिट्री क्या करती है, वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आती है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते कौन है? वो जो मिलिट्री के लीडर्स होते हैं और कुछ नॉन इलेक्टेड सिविलियंस जिनको वो खुद ही इलेक्ट कर लेते हैं कि मतलब ये कानून साजी में हमारी हेल्प करेंगे।
उन्होंने एक जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन को तुर्की की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा रेफरेंडम के तौर पे जो है ना लोगों के पास भेजा गया, और 9 जुलाई 1961 को लोगों ने जो है ना रेफरेंडम में 61.7% वोटों के ज़रिए फिर उसको पास किया था। ठीक है। और इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर दोबारा से बाई कैमरल सिस्टम लाया गया था कि फिर से जो है ना वो दो हाउसेज होंगे, जिस तरह के पाकिस्तान में है, कौमी असम्बली है, एक सेनेट है, वहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था कि दो हाउस होंगे, वो दोनों मिल के ही जो है ना क्या करेंगे, आपकी कानून साजी करेंगे। और अगर जो पहले के जो आपके जितने भी लॉज हैं, जितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट भी करनी है तो वो दोनों हाउसेज मिल के करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 1971 के अंदर जो है ना वो दोबारा से मिलिट्री इंटरवेन करती है, और उसमें जो है ना कुछ 2 to 3 अमेंडमेंट्स करती है। 1971 के अंदर एक अमेंडमेंट होती है, 1973 के अंदर एक अमेंडमेंट होती है, फिर उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद 1980 के अंदर दोबारा से जो है ना वो आर्मी जो है ना इंटरवेन करती है, टेक ओवर कर लेती है। तो उसके बाद जो ये अभी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं कि 1982 के अंदर जो बनाया गया, 1980 के अंदर बनाया गया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो तकरीबन जाके 1982 के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो इसके अंदर क्या था कि सबसे पहले तो उसमें जो है ना वो फॉर्म ऑफ स्टेट के बारे में जो है ना वो डिस्कस किया गया था। उन्होंने कहा था कि तुर्की क्या होगा, एक रिपब्लिक स्टेट होगा। और उसके बाद इसके अंदर ही उन्होंने क्या किया था कि वो एक रिपब्लिक स्टेट की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो है ना वो डेमोक्रेटिक होगी, सेकुलर होगी, एक सोशल स्टेट होगी, ठीक है, उसमें जो है ना वो सारे लोग बराबर होंगे, हर एक की जो है ना वो सोवरेनिटी, उनकी फ्रीडम को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद एक जो है ना नेक्स्ट उसमें आर्टिकल शामिल किया गया था उनकी लैंग्वेज के बारे में कि तुर्की की जो लैंग्वेज होगी वो टर्की होगी। ठीक है। टर्किश जो स्टेट है ना उसके अंदर जितने भी लोग होंगे वो टर्की लैंग्वेज बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उनके फ्लैग का था कि उनका फ्लैग जो था वो एक जो है ना रेड बैकग्राउंड के ऊपर एक वाइट क्रिसेंट और उसके साथ जो है ना स्टार्स होंगे। और जो नेक्स्ट इसके अंदर एक और भी आर्टिकल शामिल किया गया था कि जो इनके नेशनल एंथम से रिलेटेड था कि उनका जो नेशनल एंथम होगा वो जो है ना इंडिपेंडेंस मार्च होगा, और इनका कैपिटल को भी जो है ना वो अनकरा बना दिया गया था। ठीक है। तो ये था 82 का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, 82 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट जो है ना वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड 95 के अंदर आई थी कि उसमें जो है ना जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बैन थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, उनकी एसोसिएशन के ऊपर, उनकी कोलैबोरेशन के ऊपर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जितने भी कोई बैन्स लगाए गए थे ना, ठीक है, पाबंदियाँ थी, वो सारी उस जो है ना उससे हटा दी गई थी। आर्टिकल 33 एक था, उसके मुताबिक जो है ना वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो थी वो जो है ना उनको उस चीज़ का हक दिया गया था। और इस तरह से अमेंडमेंट होती रही हैं। जो है ना 95 के अंदर एक और भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी जिनमें जो है ना रेगुलेशन थी पॉलिटिकल पावर के ऊपर, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रोहिबिशन थी वो सारी हटा दी गई थी। और इस तरह से जो है ना 2004 के अंदर जितनी भी जो है ना वहाँ पे अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो अमेंडमेंट्स दरअसल इस चीज़ से रिलेटेड थी कि जो चीज़ें उनके लिए यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती थी, तो उस चीज़ के लिए उस चीज़ से रिलेटेड जो है ना उन्होंने 2004 के अंदर जो है ना काफ़ी सारी वो की थी, जिन्हें हम कह सकते हैं कानून साजी की थी या उनके अंदर अमेंडमेंट्स की थी। और इसके साथ ही जो डेथ सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट होती है, जो डेथ सेंटेंस सज़ाए मौत जिसे कहते हैं, उसे भी जो है ना एक अमेंडमेंट के ज़रिए वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया था कि अब किसी को वहाँ पे जो है ना वो डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। उसके साथ ये एक मतलब ये भी था जो है ना अमेंडमेंट में ये भी लिखा गया था कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जिसमें कोई आपका डोमेस्टिक लॉ किसी इंटरनेशनल लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, तो आपने अपने डोमेस्टिक लॉ को प्रेफर करने की बजाय आपने इंटरनेशनल लॉ को प्रेफर करना है। उसके बाद जो साल 2017 की अमेंडमेंट्स हैं वो तुर्की के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि 2017 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसकी वजह से तुर्की का सारा एक पॉलिटिकल सेटअप ही चेंज हो गया था। सबसे पहले क्या हुआ था, उससे पहले तुर्की के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम था। 2017 के अंदर उन्होंने जो है ना वो अमेंडमेंट करके तुर्की के पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेंज कर दिया। और इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए उन्होंने जो रेफरेंडम कराया था, उस रेफरेंडम के अंदर लोगों ने 51.37% लोगों ने उसके हक में वोट दिया था, और 48.63% जो लोग थे उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट किया था। लेकिन वो क्या हुआ कि वो रेफरेंडम पास होते ही वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया तुर्की के अंदर, और उसके साथ ही जो
नेक्स्ट इसमें अमेंडमेंट 2017 में की गई थी, उसकी सीट्स जो उससे पहले तकरीबन 550 सीट्स हुआ करती थी तुर्की की जो है ना वो ग्रैंड नेशनल असम्बली की, उनको बढ़ा के 600 कर दिया गया था। काफ़ी सारी पावर्स थी जो कि पहले प्रेसिडेंट के पास नहीं होती थी, वो पावर प्रेसिडेंट से एसोसिएट कर दी गई थी। तो ये जो है ना थी उसकी 2017 की अमेंडमेंट। तो जो है ना इसमें हमने देखा है कि सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर तुर्की के अंदर जो 4 कॉन्स्टिट्यूशन थे, सबसे पहले जो है ना 1921 का कॉन्स्टिट्यूशन था आपके पास, वो 3 साल तक चला है। उसके बाद 1924 का कॉन्स्टिट्यूशन जो आया वो 36 साल तक चलता रहा है। उसके बाद 1960 के अंदर मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, तो फिर मिलिट्री ने अपने जो है ना वो मिलिट्री लीडर्स और जो आपके कह सकते हैं कि कुछ नॉन इलेक्टेड सिविलियंस को मिला के 1961 का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो उसके बाद 1982 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टिल वर्किंग, अब भी मतलब वही वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर फिर जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो बताई हैं आपको कि किस तरह। और जो 2017 की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जिनको हम कह सकते हैं, वो भी जो है ना फिर इसमें हमने डिस्कस की हैं। तो ये है सारी जो है ना हिस्ट्री और डेवलपमेंट टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उम्मीद है कि इससे जो है ना आपको ये सारा टॉपिक उसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्लियर हो गई होनी है।